हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी मैथ्स पैडागोजी को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड अनदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेशन इसका मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वहाँ पर भी हमने फर्स्ट 4 टॉपिक्स मैथ्स पैडागोजी के डिस्कस किए हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक कर द बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिफ्थ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स पैडागोजी, दैट इज़ NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। वैसे तो देखिए, ये अलग सेशन में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स देखेंगे, मैथमेटिक्स पैडागोजी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है नैरो एम। नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स का? एज गिवन इन NCF 2005, दैट इज टू डेवलप नंबर रिलेटेड स्किल्स एंड हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी कि देखिए, मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें क्या हैं, नंबर्स के रिलेटेड है। 1 2 3 यहीं से बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को, और फिर आते हैं टेबल्स हैं, टेबल डॉजिंग है, उसके साथ साथ जो कम्प्लेक्सिटी है चीज़ों की वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि नैरो एम क्या है, बच्चों की नंबर रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाना चाहिए, उसके बाद हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। देन प्राइमरी स्कूल में देखिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं मेन करवाए जाते हैं, दैट इज टेसलेशन, एस्टिमेशन एंड सिमिट्री। ठीक है, टेसलेशन, एस्टिमेशन, सिमिट्री एटसेट्रा। तो ये 3 जो हैं बहुत मेन टॉपिक्स हैं। टेसलेशन क्या होता है? टाइलिंग करना। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो वहाँ पे टाइलिंग में बच्चों को शेप्स सिखाई जाती हैं, 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, एस्टिमेट करना नंबर्स को। देन इज सिमिट्री। सिमिट्री किस तरह से होती है, ये चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये तीनों की तीनों पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद देखिए, नेचर क्या है? नेचर मैथमेटिक्स का होना चाहिए इंटीग्रेटेड। अब जब मैंने आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स करवाया था पैडागोजी के फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पर हमने क्या किया था कि मैथमेटिक्स एक अलग से हम नहीं कहते कि ये बिल्कुल इंडिविजुअल है, इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के कोई लेना देना नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। अगर आप किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हो, मार्केट में जाते हो, कोई शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे हो, या फिर इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, सब जगह क्या यूज़ हो रहा है? आपका मैथमेटिक्स ही तो यूज़ हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स की नेचर क्या है? इंटीग्रेटेड है। ये NCF 2005 भी यही कहता है कि नेचर इसकी कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है? दैट इज टू इंक्रीज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों को स्पेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे हम ले कि आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो हमारे घर का नक्शा बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमने उनको बता दिया कि इतने बाय इतने का हमारा प्लॉट है, इसमें आप डिज़ाइन करके बताइए, तो वो बताएंगे कि यहाँ पर आप पोर्च बना सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप किचन बना सकते हैं, फिर पूजा रूम आ गया, आपका लिविंग रूम आ गया, किड्स रूम आ गया। ठीक है, उसके साथ आपका ये यहाँ पे डाइनिंग हॉल बन सकता है, ये एंड सो इस तरह से वो पूरी स्पेस को देखते हुए बेस्ट सुटेबल डिज़ाइन बनाकर देते हैं, ताकि कोई भी स्पेस वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो NCF 2005 क्या कहता है कि बच्चों में जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से इंक्रीज होनी चाहिए, वो भी सीख पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल क्या है? दैट इज़ टू एनहांस इन स्टूडेंट्स द एबिलिटी ऑफ मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन ये जो वर्ड है, ये अपने आप में एक हम कहते हैं कि बहुत बड़ा वर्ड है मैथमेटाइजेशन, क्योंकि मैथमेटाइजेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ ही लाइफ है, हम कहते हैं। बच्चों में इसकी एबिलिटी इस हद तक इंक्रीज होनी चाहिए कि वो इससे डरे नहीं। वैसे भी हम कहते हैं कि NCF 2005 में कहा गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन शुड बी देयर, है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे बर्डन लेकर ना पढ़ें, लेकिन फ्री माइंड से पढ़ें, चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ें। उसको रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि रोड मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड। तो बच्चा का जो मैथमेटाइजेशन की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो पाए, वो एनहांस हो पाए। नेक्स्ट है यूज टेक्नोलॉजी वाइल टीचिंग एंड लर्निंग। तो टेक्नोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। स्मार्ट क्लासरूम्स जो होते हैं आजकल, गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पर वाइट बोर्ड पर जो है बच्चों को टीच किया जाता है, प्रोजेक्टर्स के थ्रू दिखाया जाता है। अगर आपको मैथ्स की 2D शेप्स दिखानी है तो ग्राफिक्स दिखाए जा सकते हैं, मॉडल्स दिखा सकते हैं। ठीक है,
जो प्राइमरी स्कूल के किड्स जोन के बच्चे होते हैं, हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को अगर राइम सिखानी है, पोइम सिखानी है, तो उनको वीडियो दिखाकर सिखाएंगे तो बेटर वे से वो सीख पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलना फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी क्या है, एनसीएफ कहता है कि होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के रिलेटेड भी। बाकी देखिए, अगर आप एनसीएफ 2005 को डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेला लाइबैक थ्योरी। तो पेमेला क्या है, बहुत बेहतरीन मैथमेटिशियन रह चुकी हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फ्रैक्शंस के रिलेटेड कि अगर आप 1/2, 1/3 किसी भी एक चीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, या फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये थ्योरी दी है। 1/2, 1/3, 1/4 है, 1/5 है, कितने भी भागों में आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है। इस थ्योरी में 4 जो चीज़ें हैं वो मेन है, दैट इज़ ELPS। इसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो किस तरह समझाएंगे, सबसे पहले चीज़ों को बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले लो कि हाफ पिज़्ज़ा तुमको मिलेगा, हाफ तुमको मिलेगा, तो बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उस चीज़ को रिलेट करो पहले, वो बहुत जल्दी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा स्लाइसिस तो सभी को पता है कि हाफ पिज़्ज़ा मीन्स 4 पीसीज में कट होकर आता है पिज़्ज़ा, या फिर 6 में आता है, तो आपको कितने स्लाइसिस मिलेंगे झट से बताएंगे वो। तो उन चीज़ों के साथ फ्रैक्शंस को रिलेट करके समझाना। देन सेकेंड थिंग क्या है कि इस लैंग्वेज में समझाओ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगर आप कोई और लैंग्वेज में समझा रहे हो, फॉर एग्जांपल बच्चों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही है या फिर हिंदी अच्छे से नहीं आ रही है, लेकिन आप वो लैंग्वेज में समझा रहे हो, तो उस चीज़ का क्या यूज़, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, बेस्ट एग्जाम्पल्स आपकी होनी चाहिए, ताकि बच्चे इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देन यू कैन यूज़ द पिक्चर्स, उस चीज़ के रिलेटेड आप डेमोन्स्ट्रेशन करें, एक्चुअल पिक्चर्स दिखाएं बच्चों को कि ये पिक्चर है, इसको अगर हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लाइक पिज़्ज़ा है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होकर आया है, अगर एक्स्ट्रा लार्ज आपका पिज़्ज़ा है, ठीक है। आई एम श्योर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया होगा, मेरा तो कर गया ये चीज़ देखकर। चलिए, इतने पीसीज अगर आपको मिल रहे हैं, अगर इसको 1/4 करना है तो कितने पोर्शंस आपको आएंगे, ठीक है। तो वो आएंगे 2 पार्ट्स आएंगे, अगर 8 स्लाइसेस का पिज़्ज़ा है, 1/4 पोर्शन सभी बच्चों को मिलेगा जितने भी घर में हैं। 4 बच्चे हैं, चारों को 2 स्लाइसेस, 2 2 2 एंड 2, ठीक है, स्लाइसेस ईच मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़ करना सिंबल्स को। फाइनली क्लियर हो गई ये चीज़। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, ये बच्चों को समझाया जाना चाहिए। ये थ्योरी किसने दी है, पेमेला's लाइबैक थ्योरी। और इसमें आपने याद क्या रखना है, ELPS, ठीक है, इसी सीक्वेंस में इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी स्कूल में वहाँ पर टॉपिक्स कौन से होते हैं, एस्टिमेशन, सिमेट्री, टेसलेशन। तो सिमेट्री क्या होता है, कोई भी ऐसी शेप जिसको आप इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल ओवरलैपिंग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने है एक पेंटागन, ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ पर लाइन ये ड्रॉ की हुई है, इसको अगर आप फोल्ड कर देंगे ना बिल्कुल दूसरे के ऊपर, ये ओवरलैप हो जाएगा। ये होती है सिमेट्री, आइडेंटिकल चीज़ें। नेक्स्ट है B अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इसको क्या किया है, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, क्योंकि अगर ये वाले पोर्शन को नीचे वाले ऊपर हम ओवरलैप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकली आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। या फिर कह दो कि 2 इक्वल पार्ट्स में आप इसको कट कर सकते हो, शेप्स को बिल्कुल सिमिलर शेप्स में। या फिर और चीज़ हम क्या कहते हैं कि ये दोनों शेप्स ना मिरर इमेजेस हो जाती हैं एक दूसरे की। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट देखिए है टेसलेशंस, इसको हम टाइलिंग भी कहते हैं। जैसे आपका ग्राफ का पेपर होता है ना, घर में भी टाइल्स लगी होती हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों को 2D और 3D शेप्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे आपने रूब्रिक्स खेला होगा, रूब्रिक्स हर बच्चे के पास होती है, जहाँ पर उसके सभी फेसेस में एक ही कलर हमको लेकर आना होता है। तो वो भी क्या है, टाइलिंग है एक तरह से। रूब्रिक्स क्या होता है, एक क्यूब होता है, वो 3D शेप होती है। तो टाइलिंग से हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि अगर हम एक टाइल ले लें तो ये एक स्क्वायर है, अगर 2 टाइल्स ले लेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हम डेप्थ में चले जाएं तो वो किस तरह की शेप बन जाएगी, एंड सो ऑन। तो टाइलिंग से बच्चों को शेप्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है। टेसलेशंस क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लो इस पर। वैन हेल्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक रीजनिंग या फिर ज्योमेट्रिक थिंकिंग।
तो ये सबसे पहले नाम पड़ा है वेन हील के नाम से, वेन हील्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग पड़ा है। और ये जो बेसिकल लेवल्स है ना, ये किसके बारे में बात करते हैं कि बच्चे ज्योमेट्री को कैसे समझते हैं, कैसे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, ठीक है, वो मेन चीज़ होती है। और इन्होंने यहाँ पर इसके 5 लेवल्स दिए हुए हैं। तो 5 लेवल्स हैं, देखिए चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये हैं 5 लेवल, 0 से स्टार्ट होते हैं ना और लेवल 4 तक जाते हैं, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो लेवल 4 तक है, लेकिन काउंट करके ये लेवल 5 है, क्योंकि लेवल 0 इसका फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 फर्स्ट लेवल नहीं है, लेवल 0 इसका फर्स्ट लेवल है। तो 5 लेवल्स होते हैं वेन हील लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 0 हम इसको बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज विजुअलाइजेशन, यानी कि बच्चे देखकर चीज़ों की शेप्स को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो गोल शेप देखकर बोलेंगे कि मम्मा ये सर्कल है, ठीक है। मदर ने बैंगल डाली हुई है, बैंगल की शेप कौन सी होती है, सर्कल की होती है, ठीक है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, बोलेंगे कि मम्मा ये एलसीडी जो है ये तो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को देखकर, ऑब्जेक्ट्स की देखकर शेप्स को आइडेंटिफाई करना या फिर शेप्स को क्लासिफाई करना, हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स बाय व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में क्या होता है कि लेवल 1 में इसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना। बच्चे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। फॉर एग्जांपल हम 2 शेप्स लेते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कि स्क्वायर की तो सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है, ये होता है रेक्टेंगल। इस तरह से उनकी बेसिस पर, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको क्लासिफाई करना, ठीक है, वो क्या होता है एनालिसिस स्टेज, यानी कि लेवल 1 में। देन लेवल 2 क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ वेन हील लेवल क्या है, इसको इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए रिलेशनशिप नाम जो है पेपर में, सीटेट के पेपर में आपके पूछा गया है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप। इसमें क्या कहा जाता है कि हम देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल को ही लेकर चलेंगे, इससे आपको बेटर क्लियर होगा। तो रिलेशन बनाना 2 शेप्स के बीच में, फॉर एग्जांपल स्क्वायर के भी सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है तो उनके बेसिस पर रिलेशंस बनाना शेप्स में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट स्टेप होता है शेप्स के साथ उनके रिलेशन बनाना, कि ये चीज़ में अगर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें तो वो रिलेट हो जाएगा दूसरी चीज़ से। जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है, एंगल उसका 90 डिग्री से चेंज कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस तरह से रिलेशनशिप बनाना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट है लेवल 4, स्टेज 4 यानी कि लेवल 3 हम इसको बोलेंगे, दैट इज़ फॉर्मल और डिडक्शन लेवल। ये था इनफॉर्मल, डिडक्शन और रिलेशनशिप, ये है लेवल 3 क्या है यहाँ पर, फॉर्मल और डिडक्शन लेवल। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अभी बच्चों को शेप्स के बारे में सभी चीज़ें पता लगी, सिमिलैरिटी पता लगी, उनमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ बच्चे पता कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उन चीज़ों के रिलेटेड बच्चे फॉर्मूले को सीखें। फॉर्मूला है, थ्योरम्स हैं, कोई प्रूफ्स है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है किसी चीज़ की, जैसे डी के साथ या फिर कॉम्पास के साथ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी होता है, तो वो क्या है यहाँ पर बच्चे करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बच्चों को पता है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड। लेकिन रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। इसके बेसिस पर बच्चे इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर हो गया या फिर एरिया हो गया, इसी तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल 5, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली लेवल 4 है, स्टेज 5 इसको कह लो, रिगर या फिर एक्जियोमेट्रिक लेवल, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इस लेवल में क्या होता है ना, आपने जो चीज़ें सीखी हैं, ज्योमेट्री का पूरा निचोड़ बच्चे इस चीज़ में लगाते हैं। एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये हायर लेवल थिंकिंग या फिर हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इसमें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपना खुद का प्रूफ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, खुद के फॉर्मूलाज बनाते हैं, यानी कि ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट्स को वो अप्लाई करते हैं पूरी हम कहते हैं कि जी जान लगाकर या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
पूरी कोर वाली जो नॉलेज होती है ना वो यहाँ पर होती है। और ये जो लेवल है ये स्कूल्स में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि स्कूल्स में फोकस किस पर होता है कि आपके मैथ्स में 90+ मार्क्स आने चाहिए बच्चों, यही टीचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनका फोकस मैथ्स पर रह जाता है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बच्चों की वो उतनी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं ये आप लोगों ने इनके नेम्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चंस आपको आएंगे कि ये आपके सामने सिचुएशन है वो किस लेवल में है। ये जब हम MCQs वाला पार्ट करेंगे ना तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप चाहे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट होगा आपके पास तो आप इसको रिवाइज इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये अलग से भी एक सेशन में मैं आपको समझा चुकी हूँ, और आज मैथमेटिक्स के रिलेटेड शॉर्ट में हम इस सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये दी किसने है, ये फ्रेमवर्क दिया है बेंजामिन ब्लूम ने इन द ईयर 1956, और इसको रिवाइज़ किया था फर्दर किस साल में, 2001 में इसको रिवाइज़ किया गया था। और इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी स्टेजेस, या फिर हम बोल सकते हैं लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो किस तरह से सोचता है, समझता है और चीज़ों को सीखता है, यानी कि थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग किस बेसिस पर होती है, ठीक है। वो सारे चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने लेवल्स दिए थे। और बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन्स दिए हैं लर्निंग के, चीज़ों को सीखने के। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चे का या फिर इंडिविजुअल का मेंटल लेवल आता है, यानी कि जो चीज़ माइंड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लर्निंग है, थिंकिंग है, आपकी एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें किसके साथ रिलेटेड है, माइंड के साथ। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। वो कहते हैं कि अफेक्टिव डोमेन भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि चीज़ों के साथ अगर आप हम कहते हैं इमोशन, जहाँ पे हमारा हार्ट, यहाँ पे ना एक्चुअली पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी। कॉग्निटिव के साथ आपको ब्रेन की पिक्चर नज़र आएगी, अफेक्टिव के साथ आपको हार्ट की पिक्चर नज़र आएगी, और साइकोमोटर के साथ आपको काइनेस्थेटिक लर्निंग यानी कि हैंड की पिक्चर नज़र आ सकती है। कि लर्निंग बाय डूइंग, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। फॉर एग्जांपल आपने सीटेट का पेपर देना है, ठीक है। आप ये पेडागोजी की जो मेरी क्लास है ये आप अटेंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका इसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव डोमेन क्या है कि आपने सीटेट का पेपर क्लियर करना है या फिर पीटेट का पेपर जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। और कॉग्निटिव डोमेन आपकी क्या यूज़ हो रही है, जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से आप सुन रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने शॉर्ट नोट्स भी उसके रिलेटेड बना रहे होगे। देन साइकोमोटर डोमेन क्या है कि पेपर की तैयारी हो गई, अब सेंटर तक भी तो जाना है ना पेपर देने, तभी तो मार्क्स आएंगे। या फिर सेंटर वाले चल के आएंगे आपके घर की, बच्चे पेपर दे लो, आपका रोल नंबर ये है, जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करो, ठीक है। तो जाना तो पड़ेगा ना, पेपर देना तो पड़ेगा। वो क्या होगी, साइकोमोटर डोमेन की, खुद से तो करना पड़ेगा ना, फिर ही आपका जो एम है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए हम इसके लेवल्स देखते हैं। जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे वो लेवल्स यहाँ से स्टार्ट होकर, इसको हम कहते हैं फ्रॉम बॉटम टू अप, ठीक है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है ये। नॉलेज, सबसे पहले चीज़ों के बारे में नॉलेज देना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे सेशन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सेशन में भी आपको बताया था कि चीज़ों के बारे में नॉलेज देना, कि बेटा कल मैं आपको और मैथमेटिक्स की जो पैडागॉजी है उसके और 3-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले वो डिस्कस करेंगे, तो आपको वो चीज़ों के बारे में पता लग गया। ये तो नहीं पता लग गया कौन से टॉपिक्स करवा रहे हैं और टॉपिक्स के बारे में डिटेल जो है, ठीक है। अभी नॉलेज है यहाँ पर कि नए टॉपिक्स हम कल करने वाले हैं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि ये टॉपिक्स जो आप अभी पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप डिटेल में पढ़ रहे हो, ये चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन यानी कि डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ रहे हो। देन क्या होगा कि एप्लीकेशन, जब हम इसके MCQs करेंगे तब आप देखेंगे कि ये टॉपिक्स में किस तरह से MCQs आते हैं, फिर उसको एनालाइज करना कि ये पेपर जो है सीटेट 2020 के पेपर में आया हुआ है या फिर 21 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर सिंथेसाइज करना, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, NCF 2005 है, ये टॉपिक सिर्फ मैथ्स की पैडागॉजी में नहीं, आप CDP में कर लो, इंग्लिश पैडागॉजी में या फिर कोई भी लैंग्वेज पैडागॉजी में, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। फिर फाइनली इवैल्यूएट होते हैं आप जब आपका सीटेट का पेपर दे कर आप आते हो और आपको मार्क्स मिलते हैं कि ये हमारे मार्क्स फाइनल हमने अचीव कर लिए। क्लियर हो गई ये चीज़। और ये होती है बॉटम टू अप, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये कंसेप्ट इसके चलते हैं, और 6 इसके ये लेवल्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसके साथ हम कंपेयर करें जो नई आई है 2001 में,
वो क्या है, नॉलेज को इन्होंने चेंज कर दिया रिमेंबर में। मीनिंग हम कहते हैं सेम है, क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड में चेंज कर दिया, नेम इसके देखिए। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज। जो मेन डिफरेंस है ना वो यहाँ पर चेंज हुआ है, यानी कि इवैल्यूएशन ये 2001 में लेकर आए हैं 5th स्टेज पर, 5th लेवल पर, और क्रिएट चला गया 6th लेवल पर। यहाँ पे तो था सिंथेसाइज करना, ठीक है। सिंथेसाइज मीन्स जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनको सभी को आपने इकट्ठा करके पेपर में, सभी चीज़ें आपकी यूज़ होती है ना नॉलेज में। एनालिसिस में क्या होता है कि एक एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और सिंथेसाइज में होता है कि कंप्लीट चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हो अपने माइंड में पेपर देते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज को ख़त्म करके इन्होंने किया है क्रिएट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, कि एक नई नॉलेज जो है वो क्रिएट हुई है। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर मार्क्स आ गए अच्छे, तो यहाँ पे आपकी एक नई इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में ऐड हो गई कि आपके सीटेट का पेपर क्लियर है इतने मार्क्स से। ये एक नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो 2001 की ये जो 6 स्टेजेस हैं, और ये जो स्टेजेस हैं ये 1956 में एक्चुअल बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे। अब देखिए जो नीचे वाली 3 स्टेजेस हैं ये हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं लॉट्स, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सिर्फ आपको जानकारी पता होना कि ये चीज़ हम करने वाले हैं, फिर उस चीज़ को करना और अप्लाई करना, यहाँ तक हम कहते हैं कि हमारे जो थिंकिंग स्किल्स हैं ना वो कम यूज़ होते हैं। ज़्यादा डीपली हमें सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनानी पड़ती उन चीज़ों के लिए। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इनको बोलते हैं। लेकिन जो ऊपर के 3 इसके माले हैं इस बिल्डिंग के या फिर इस लेवल्स के, तो वो किस में आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसको हॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो माइंड है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है, वो ज़्यादा यूज़ होती है। एनालाइज करना चीज़ों को, फिर सिंथेसाइज करना, देन उन चीज़ों को इवैल्यूएट करना। यहाँ पर जो थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स हैं वो हायर लगते हैं, हायर थिंकिंग लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं नीचे के 3 लेवल्स हैं, और ऊपर के 3 लेवल्स जो हैं वो हॉट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया हमारा, NCF 2005 क्लियर हुआ, और वेन हेल्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आप चाहे CDP कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश पैडागॉजी कर रहे हो, मैथ्स पैडागॉजी कर रहे हो, पंजाबी, हिंदी, व्हाटसोएवर पैडागॉजी आप कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। साथ ही में हमने जो फ्रैक्शन की थ्योरी की है वो भी इम्पॉर्टेंट है, सिमिट्री किया है, टेसलेशन किया है। ये सभी के सभी में से ना आपको जब क्वेश्चंस आप करोगे, पेपर में देने जाओगे, तब आपको पता लगेगा किस तरह से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और शेयर्स जो हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश पैडागॉजी की क्लासेस भी अटेंड नहीं की हैं अभी तक, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।